हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे थे फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ड्रग एक्शन के लिए। तो उसमें तीसरा जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी और पार्टीशन कोएफिशिएंट पढ़ चुके हैं। अगला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्ड बताने से पहले एक और चीज़ बता दूं, जो डाइपोल्स जो बनते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, दो कोवैलेंट बॉन्ड है अगर दो एटम्स के बीच में, और उन एटम्स में एक जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होता है। अब क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों एटम्स पे थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा नेगेटिव चार्ज आता है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल देके बताता हूँ मैं आपको। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके आउटर ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि क्लोरीन जो है उसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स भी क्लोरीन के पास ज़्यादा हैं। तो अब ये क्या करता है, प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं क्लोरीन के, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाता है। इसके अंदर क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रॉ करने की। तो जब क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो शेयरिंग से बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। लेकिन क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है उसको अपनी तरफ खींचता है। क्लोरीन ड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, तो इस वजह से क्लोरीन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये बन जाता है डाइपोल, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, भले वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है। तो ये होता है डाइपोल। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पे। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डाइपोल और डाइपोल, दो डाइपोल्स, अलग अलग डाइपोल्स के बीच का इंटरेक्शन है। किसके बीच में है? हाइड्रोजन एटम के बीच में, जो कि एक पोलर बॉन्ड में हो। वही बात जैसे NH है, N और H के बीच में, तो नाइट्रोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और फ्लोरीन और हाइड्रोजन या कोई भी हेलोजन हो, क्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, कोई बॉन्ड हो, तो यहाँ भी ये पोलर हो जाएगा, डाइपोल बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो दूसरा आइटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, जब हाइड्रोजन किसी पोलर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करता है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड किसके बीच बनेगा? जो डाइपोल वाला हाइड्रोजन है उसके बीच में और एक दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और डाइपोल्स कैसे बन रहे हैं? वही अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जो मैंने बताया अभी। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है और इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। नॉर्मल बॉन्ड को हम कंटिन्यूस लाइन से दिखाते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अच्छा, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, वो सभी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये क्लासिफाई किया गया 2 टाइप्स में, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना। जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें देखिए, पहला है वाटर, H2O, तो एक वाटर का ऑक्सीजन जो है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो है एक नेटवर्क बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। जैसे देखिए, सबसे पहले नंबर पे नीचे वाला स्ट्रक्चर NH3 अमोनिया और वाटर, अमोनिया और वाटर के बीच में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? ये 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा, जो कि सेम कंपाउंड भी हो सकता है और अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। अच्छा, इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है
वो क्या करती है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। हालांकि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है स्लाइड में कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ करती है, जो कि सही नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है और वेपराइजेशन के लिए जो एनर्जी लगनी होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हुआ इंटरमॉलिक्यूलर, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, चाहे वो सेम मॉलिक्यूल हो या अलग अलग मॉलिक्यूल हो। दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा है तो सेम मॉलिक्यूल, इंटर है तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स। जैसे कि सैलिसिलिक एसिड देखिए, स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है पहला सैलिसिलिक एसिड का। सैलिसिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिल का हाइड्रोजन है वो हाइड्रोक्सिल के कार्बोक्सिल का ऑक्सीजन जो है, कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कीटो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोक्सिल के हाइड्रोजन से जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में, दो एटम्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में जब बनेगा तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। इस तरह की बॉन्डिंग को चिलेशन भी कहा जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये फ्रिक्वेंटली पाया जाता है। और इंट्रामॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, जैसे कि एंटीपायरिन है। एंटीपायरिन जो है एक्सीलेंट एनाल्जेसिक है। पहला स्ट्रक्चर एंटीपायरिन का है 1 फिनाइल 2,3 डाईमिथाइल 5 पायराजोलोन। लेकिन अगर इसी में हम एक मिथाइल जो है नाइट्रोजन वाला मिथाइल को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और इनएक्टिव हो जाता है, एक्टिव नहीं रह जाता, क्योंकि ये फिर रिसेप्टर पे बाइंडिंग करने के लायक नहीं रह जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो गया। ऐसे ही सैलिसिलिक एसिड देखिए, सैलिसिलिक एसिड में अभी मैंने पहले बताया था कार्बोक्सिलिक का कीटो वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। एक तरह से लगता है जैसे ये डबल एक बेंजीन रिंग अलग से क्रिएट हो रही है, इस तरह का इंप्रेशन आता है स्ट्रक्चर पे। लेकिन अगर जो है पैरा या मेटा हाइड्रोक्सी पोजीशन अगर हो जाए, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सैलिसिलिक एसिड में वो आर्थो पोजीशन पे है, ठीक। अगर ये पैरा या मेटा यानी कि कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन जहाँ जुड़ा वहाँ जुड़िए तो पहली पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल है, दूसरे या तीसरे पे अगर हम दूसरा होगा मेटा, तीसरा होगा पैरा, दूसरे या तीसरे पे अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेके आते हैं तो ये जो ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो नहीं बनने पाएगा और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने लगेगा और इस तरह से जो पैरा या मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होगा वो इनएक्टिव होगा, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और वो एक्टिविटी रेंडर करने लायक नहीं रह जाता। तो ये हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अब इफ़ेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और क्या क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा या घटा सकता है। वाटर सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है इंटरमॉलिक्यूलर तो वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इसमें एसिड्स के स्ट्रेंथ पे असर डालता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंध गया है तो H+ जो है वो रिलीज़ नहीं करने पाएगा और एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में बदलाव होता है, मतलब NMR या IR या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर रन करें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स की तो ओरिजिनल कंपाउंड से अलग मिलेगा। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पे भी असर पड़ता है। और इसके अलावा जब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी वगैरह पे सभी पे फ़र्क पड़ रहा है। सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हम बना रहे हैं उनके फार्मूलेशन में भी दिक्कत आ सकती है। और ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन ऑब्वियस सी बात है, जैसे बेंजोइक एसिड का एग्जांपल ले लें हम लोग, सैलिसिलिक एसिड का। ये जो है सैलिसिलिक एसिड जो है वो एक्टिव है, रिसेप्टर पे बाइंड करता है, लेकिन अगर
हाइड्रोक्सिल की पोजीशन हम बदल देते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बदल जाती है, गलत अलग हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन नहीं होता और एक्टिविटी नहीं मिलती है। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफ़ेक्ट्स। अगली फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं चिलेशन या कॉम्प्लेक्सेशन। चिलेट बन जाना या कॉम्प्लेक्स बन जाना। अब जैसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनता कैसे, यूजुअली मेटल वगैरह जो हैं इनके साथ जब कोई स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल जाता है तो ये एक तरह का चिलेट या कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये चिलेट या कॉम्प्लेक्स जो बना है वो एक्टिविटी के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा जब तक कि उस कॉम्प्लेक्स से एक्टिव ड्रग जो है वो लिबरेट ना हो जाए, अलग ना हो जाए। ठीक, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ड्रग्स के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो नेचुरल मेम्ब्रेन बैरियर्स को, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर हुआ, प्लेसेंटर बैरियर हुआ या सेल मेम्ब्रेन ही हुआ, उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे और बायोलॉजिकली इनइफेक्टिव होंगे। और इसके बाद जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग मॉलिक्यूल। फ्री ड्रग मॉलिक्यूल कितना अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा फ्री ड्रग होगा उतना ही ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि जब फ्री होगा तभी वो सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू डिफ्यूज़ करके आगे जा पाएगा। अब जब ड्रग और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे ड्रग है और एक चिलेटिंग एजेंट मिलेंगे, ड्रग कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होगा। इस कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से होगा क्या कि जो रिएक्शन देख रहे हैं आप रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसे है? एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फ्री ड्रग है और ड्रग कॉम्प्लेक्स है इनका रेशियो जो है वो फिक्स हो जाएगा और उसी में इक्विलिब्रियम बना रहेगा। अब इसमें से क्या होता है, जो फ्री ड्रग है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है। जब फ्री ड्रग एब्जॉर्ब होगी, फ्री ड्रग की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ़्ट साइड को शिफ्ट होगा, यानी कि जो ड्रग कॉम्प्लेक्स है वो टूटेगा, फ्री ड्रग बढ़ती रहेगी। इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी ड्रग जो है वो लंबे समय तक अवेलेबल रह सकती है एक्टिविटी के लिए। इस तरह से जब होगा तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन स्लो होगा क्योंकि फ्री ड्रग जो अवेलेबल हो रही है वो धीरे धीरे आ रही है ब्लड स्ट्रीम में और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि ड्रग ने कॉम्प्लेक्स बना लिया है। ठीक, तो ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाने का एक फ़ायदा ये है कि हम किसी भी ड्रग को लॉन्ग एक्टिंग बना सकते हैं अगर वो रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल होगा तभी ये होगा। अगर इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो फिर वो बेकार है, एब्जॉर्ब नहीं होगा और एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। अब रोल क्या है इसका, इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे चिलेशन जो है वो एंटीडोट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मेटल पॉइजनिंग अगर है, जैसे आर्सेनिक पॉइजनिंग है तो वहाँ पे हम डाइमरकैप्रोल देते हैं। डाइमरकैप्रोल जब देंगे तो वो आर्सेनिक के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाती है और फिर डाइमरकैप्रोल आर्सेनिक के साथ एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगर कॉपर की पॉइजनिंग है किसी को तो वहाँ पे पेनिसिलामाइन दिया जाता है। पेनिसिलामाइन भी कॉपर के साथ मिलकर चिलेट बना लेता है और ये अनअब्जॉर्बर चिलेट जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये फिर कॉपर कोई एक्शन नहीं दे पाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में बंध गया है, और आर्सेनिक किसी तरह का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं रखेगा क्योंकि वो डाइमरकैप्रोल के साथ कॉम्प्लेक्स बना चुका है। इसके अलावा और जो बेनिफिट्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं कॉम्प्लेक्सेशन या चिलेशन के, जैसे 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन और उसके एनालॉग्स जो हैं ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट के तौर पे काम करते हैं। कब? जब इनको कि आयरन और कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, आयरन या कॉपर के साथ। इसके अलावा अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स भी मिलती हैं कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से, जैसे या उनको हटाया भी जा सकता है और कई बार साइड इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोलाजीन जो है इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये एनीमिया कॉज कर सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोलाजीन जो है वो आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो हीम जो है अवेलेबल नहीं होगा हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, जिसकी वजह से हीम की कमी की वजह से एनीमिया हो सकता है।
इसी तरह से फिनोबार्बिटोल जो है वो पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। मतलब कि फिनोबार्बिटोल अगर पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ दी जा रही है तो कोई भी असर नहीं रखेगी क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होगी। इस तरह से कैल्शियम जो है वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, विच इज़ कैल्शियम विद EDTA फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विच इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ जाती है बता रहे हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो उस पर फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ही नॉर्मल एग्जांपल जैसे आपको ने पढ़ा होगा टेट्रासाइक्लिन जैसी ड्रग जो दी जाती है, टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन क्लास की कोई भी ड्रग दी जा रही है किसी पेशेंट को, तो ये कहा जाता है कि ड्रग से 2 घंटा पहले या बाद में वो दूध या केला या किसी तरह का आयरन सप्लीमेंट न लें। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जिसमें कि डाईवैलेंट कटायंस हो जाए, चाहे जैसे आयरन, कैल्शियम, इस तरह के डाईवैलेंट कटायंस न हो, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो है वो डाईवैलेंट मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्सेशन के एग्जांपल्स थे। अभी आते हैं प्रोटीन बाइंडिंग पे। ये भी मिलता जुलता ही है कॉम्प्लेक्सेशन से, हालांकि थोड़ा सा अलग है ये। प्रोटीन बाइंडिंग है क्या? जब भी हम ड्रग किसी पेशेंट को दी जाती है तो वो ब्लड में पहुंचती है, चाहे ओरल रूट से दें चाहे पैरेंट्रल रूट से दें, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। जब ब्लड स्ट्रीम में ड्रग जाती है तो ये जाके जो प्लाज्मा प्रोटीन है, मोस्टली एल्ब्यूमिन, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है। ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन पे जाके बाइंड हो जाती है। अब जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन पे बाइंड है वो एक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। जो फ्री ड्रग होगी वो जो है साइट ऑफ एक्शन तक जाएगी, रिसेप्टर से बाइंड करेगी और एक्टिविटी देगी। जैसे पिछले में बताया मैंने कि यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा फ्री ड्रग और प्रोटीन बाइंडेड ड्रग के बीच में। जैसे जैसे फ्री ड्रग जो है वो कम होती जाएगी ब्लड स्ट्रीम से, वैसे वैसे प्लाज्मा प्रोटीन से, एल्ब्यूमिन से ड्रग जो है वो रिलीज़ होती जाएगी और वो एक्टिविटी के लिए अवेलेबल रहेगी। तो और ये प्रोटीन बाइंडिंग जो है हमेशा रिवर्सिबल रहती है ड्रग की। तो रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन विद नॉन स्पेसिफिक नॉन फंक्शनल साइट ऑन बॉडी प्रोटीन विदाउट शोइंग एनी बायोलॉजिकल इफेक्ट इज कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग। हाँ, ऑब्वियसली जब प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड हो जाएगी तो बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं दिखाएगी, केवल फ्री ड्रग ही दिखाएगी। तो प्रोटीन प्लस ड्रग, अच्छा ये प्रोटीन्स हैं कौन कौन सी? सबसे मोस्टली तो सबसे ज़्यादा 50% ज़्यादा तो सीरम एल्ब्यूमिन होती है। उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और लाइपोप्रोटीन्स हैं जो कि ड्रग्स के साथ बाइंड होती हैं। सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी है ड्रग? एल्ब्यूमिन, जो कि आधे से ज़्यादा ब्लड प्रोटीन वही है और उसी के साथ ड्रग्स बाइंड होती हैं। अब ये प्रोटीन बाइंडिंग रिवर्सिबल मैंने बताया आपको। फ्री ड्रग प्लस फ्री प्रोटीन, ये जब बाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे? ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, टोटल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का तब क्या कहा रहेगा? जितनी फ्री ड्रग है प्लस जितनी बाइंडेड ड्रग है, टोटल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन DF फ्री ड्रग और DP और ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वो होगा। अब प्रोटीन बाइंडिंग का इफ़ेक्ट क्या है? प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से ड्रग का रेट ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन से ड्रग धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ ड्रग इंटरेक्शन भी अराइज होती हैं, इसलिए प्रोटीन बाइंडिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग ड्रग्स की एफिनिटी प्रोटीन से जुड़ने की, बाइंड होने की अलग अलग होती है। कोई ड्रग जो है वो ज़्यादा एफिनिटी रखती है तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड होगी प्रोटीन से। ठीक, कोई ड्रग कम एफिनिटी रखती है प्रोटीन से तो वो बाइंडिंग फोर्स जो है वो कम रहेगा। अब इस तरह की 2 ड्रग अगर एक साथ दे दी जाए तो क्या होता है कि जो ज़्यादा एफिनिटी रखती है ड्रग वो जाके प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी, कम एफिनिटी वाले को वहाँ से रिप्लेस कर देगी। जब रिप्लेस कर देगी तो वो सारी की सारी ड्रग एक साथ अवेलेबल हो जाएगी एक्शन के लिए, तो उस ड्रग का जो है एनहांस्ड एक्शन मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वारफेरिन है और NSAID ड्रग है इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन की प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो ज़्यादा होती है।
अब अगर इंडोमेथासिन को वारफेरिन के साथ दिया जाएगा तो क्या होगा, जो वारफेरिन है वो प्रोटीन बाइंडिंग साइट से हटा दी जाएगी, इंडोमेथासिन खुद जाके बाइंड हो जाएगा। तो अब ज़्यादा वारफेरिन जो है वो अवेलेबल हो गई एक्शन के लिए। अब वारफेरिन ब्लड थिनर है, तो ये हीमोरेज के लिए ससेप्टिबल बनाएगा सब्जेक्ट को, पेशेंट को। तो इस तरह के और भी ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस हैं जो कि प्रोटीन बाइंडिंग किसी ड्रग के कम या ज़्यादा होने की वजह से होते हैं। इसलिए हमेशा इस तरह के ड्रग्स के कॉन्कमिटेंट यूज़ को, मतलब एक साथ यूज़ को हमेशा करने अगर ज़रूरत है तो डोज को मॉनिटर करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये हुआ प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में देखेंगे और बाकी प्रॉपर्टीज़।